हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स पे। तो जैसा कि हम लोग डेली एक बिहार एसआई का टेस्ट देख रहे हैं, उसके अंतर्गत आज 28 मई है और आज का टेस्ट है ये 100 क्वेश्चन का है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अक्षरा आर्ट्स लोक नाट्य संगठन किस जिला में स्थित है? अक्षरा आर्ट्स लोक नाट्य संगठन किस जिला में स्थित है? तो यह पटना जिला में स्थित है। ठीक है, पटना में। बिहार में अबरख कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा अबरख अगर पाया जाए तो ये दो जगह है, एक याद रखना आंध्र प्रदेश और एक रखना है झारखंड। ठीक है, पूछा गया है बिहार में अबरख कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड से टच करता है गया जिला। ठीक है, तो गया कोडरमा झारखंड का कोडरमा जगह है जिसे अबरख राजधानी कहा जाता है। ठीक है, गया में, बिहार में अगर पूछेगा तो गया में अबरख पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य है वो युद्ध से संबंधित पुरुष प्रधान नृत्य है? ठीक है, नृत्य जो है वो युद्ध से रिलेटेड है और वो पुरुष प्रधान नृत्य है, तो वो है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य का बात किया जाए तो यह झारखंड बंगाल उड़ीसा में यह किया जाता है। यह झारखंड बंगाल उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य है। झिझिया का बात किया जाए तो यह बिहार का मिथिला क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, झिझिया नृत्य। पांडवानी का बात किया जाए तो यह छत्तीसगढ़ में पांडवानी नृत्य प्रधान है। पांडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। यहाँ से एक नाम याद रखना है, तिज्जन बाई का। ठीक है, तिज्जन बाई एक प्रमुख पांडवानी कलाकार है। जोगीड़ा गाया जाता है, ये गाया जाता है होली के समय। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को में कब सम्मिलित किया गया है? नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है, पूछा गया है यूनेस्को हेरिटेज साइट में टोटल इंडिया के 43 साइट्स को शामिल किया गया है। ठीक है, 43 को, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ष 2016 में शामिल किया गया है। अगर बात किया जाए बिहार से, तो बिहार से 2 यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं, एक है नालंदा विश्वविद्यालय, एक है बौद्ध परिसर, महात्मा बौद्ध परिसर, और इसे शामिल किया गया था वर्ष 2002 में शामिल किया गया था बौद्ध परिसर को, बोध गया का बौद्ध परिसर, जिसे 2002 में शामिल किया गया, और नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में शामिल किया गया। वर्तमान में 43 है और 43वां जो है वो असम का है, अहोम साम्राज्य का। नेक्स्ट है, पटना पुस्तक मेले का शुभारंभ कब हुआ? तो यह 1971 नहीं बल्कि कर लीजिएगा 1985 में प्रथम बार पटना में पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था, वर्ष 1985 में। ठीक है, ना कि 1971। 1985 में याद रखना है पटना पुस्तक मेले का शुभारंभ होता है। मखदूम शाह दौलत की समाधि कहाँ है? तो यह मनेर में है। मखदूम शाह दौलत की समाधि कहाँ है? तो यह मनेर में स्थित है। नेक्स्ट है, किस चित्रकला में बिहुला बिसहरी के दंत कथा का चित्रण है? बिहुला बिसहरी, तो ये क्या है? नाग नागिन है, सर्प है। ठीक है, नाग नागिन है, सर्प है, और ये बिहार के मंजूषा चित्रकला से चित्रण होता है। बिहुला बिसहरी दंत कथा का चरित्र चित्रण होता है किस चित्रकला से? तो मंजूषा चित्रकला से। ठीक है, मंजूषा चित्रकला से। पटना कला का बात किया जाए तो पटना कलम से संबंधित है। पटना कलम पटना के आसपास के क्षेत्रों में, मधुबनी है, मधुबनी क्षेत्र से, दरभंगा मिथिला क्षेत्र से, और मंजूषा है, मंजूषा चित्रकला है, ये बिहार के इस रीजन से है, यानी कि यहाँ मुंगेर वाला एरिया से। नेक्स्ट है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च को बात किया जाए तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 18 मार्च का बात किया जाए तो 18 मार्च को मनाया जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, आयुध निर्माण दिवस। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 18 मार्च को, इसलिए आयुध दिवस मनाया जाता है 18 मार्च को। नेक्स्ट है, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हाल ही में 25 जून को घोषित किया गया है संविधान हत्या दिवस, क्योंकि 25 जून 1975, डेट याद रखना है, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, 25 जून 1975 को, इसीलिए इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और यह आपातकाल जो चला था 25 जून 1975 से 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च 1977 तक चला था। यह भी पूछा जाता है कब से कब तक चला? तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। ठीक है, और इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी थी? तो यह था माय डियर कुट्टी चातन। ठीक है, माय डियर कुट्टी चातन। ठीक है, भारत की प्रथम 3D फिल्म। एथलीट फ्रूट नहीं, यहाँ पे कर लीजिए, एथलीट फुट रोग किस कवक से होता है? तो यहाँ देखिएगा, एथलीट फुट मीन्स पैर, और पैर से याद रखिएगा पेडिस। ठीक है, फुट से याद रखिएगा पेडिस, टीनिया पेडिस के कारण होता है। टीनिया पेडिस कवक है जिसके कारण होता है एथलीट फुट नामक रोग। अगर बोला जाएगा एस्केरिस स्केबीज रोग होता है, एस्केरिस स्केबीज ये कवक का नाम है, इसके कारण होता है खाज। ठीक है, खाज।
खाज होता है एस्केरिस स्केबिज के कारण। टीनिया कपेटिस, ठीक है, टीनिया कपेटिस याद रखिएगा। कपेटिस, कपेटिस से याद रखना है कपार, ठीक है, कपाल। और कपाल किसे कहा जाता है? माथा, यानी कि माथा में क्या होता है? गंजापन, ठीक है, यहाँ पे होता है गंजापन। टीनिया कपेटिस, टीनिया कपेटिस किसके कारण? तो कपेटिस यानी कि कपाल, और कपाल में होता है गंजापन। पेडिस पैर, पैर में होता है एथलीट फुट, ठीक है, एथलीट फुट टीनिया पेडिस के कारण। एस्केरिस स्केबिज, स्केबिज होता है, एस्केरिस स्केबिज के कारण होता है खाज, और कपेटिस के कारण होता है गंजापन। कपेटिस यानी कि कपार, कपार में होता है गंजापन। एक है एस्पेर्जिलस फ्यूमिगेटिस, फ्यूमिगेटस, एस्पेर्जस फ्यूमिगेटस, फ्यूमिगेटस मतलब यहाँ पे याद रखना है, वर्ड लाना है फूलना, ठीक है, फूलना यानी कि फूलना, फ्यूमिगेटस, फूलना, फूलना यानी कि क्या फूलना? तो सांस फूलना। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस इसके कारण होता है दम्मा, ठीक है, दम्मा, दम्मा रोग एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण। और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस में क्या होता है? तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण कौन सा रोग होता है? तो यह रोग होता है दम्मा, और दम्मा में क्या होता है? सांस फूलता है, ठीक है, दम्मा में सांस फूलता है। और फूलता है तो किस कारण फूलता है? तो फ्यूमिगेटस के कारण फूलता है, यानी कि फ्यूमिगेटस हमारा कवक हुआ। कवक का नाम याद रखना है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। सभी नाम याद रखिएगा। एथलीट फुट, फुट यहाँ फ्रूट नहीं, फुट हो जाएगा, फुट यानी कि पैर, और पैर में होता है पेडिस, टीनिया पेडिस के कारण। एस्केरिस स्केबिज के कारण हो जाएगा खाज, ठीक है, स्केबिज के कारण हो जाएगा खाज। कपेटिस, कपेटिस मीन्स कपार, कपार मीन्स गंजापन, तो टीनिया कपेटिस के कारण हो जाएगा गंजापन। फ्यूमिगेटस, फ्यूमिगेटस मीन्स फूलना, और फूलता है किस चीज में? तो दम्मा में, ठीक है, दम्मा में याद रखना है। तो ये चारों ध्यान देना है। फुट पूछा गया था तो टीनिया पेडिस हो जाएगा। नेक्स्ट है आंख का काजल चुराना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो सफाई के साथ चोरी करना। आंख का काजल चुराना। आग में कूदना का अर्थ हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ठीक है, आग में कूदना मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। पो प्लस अन का पूरा क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा, वो हो जाएगा पवन, पो प्लस अन, पवन। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट है भारत संविधान का, यहाँ पे 14वां नहीं बल्कि 74वां कर लीजिएगा। 74वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 73वां पंचायत से संबंधित है, ठीक है, 73वां पंचायत से, ग्राम पंचायत, 74वां नगर पालिका से। आपातकालीन प्रावधान जो है वो संविधान के भाग 18 में वर्णन किया गया है। भाग 18 में 10, 15, 3, 18, ठीक है, 18 में वर्णन किया गया है आपातकालीन उपबंध का। और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद है 352 से 360 तक, ठीक है, 352 से 60। नागरिकता भाग 2 में है, नागरिकता भाग 2 में 5 से 11 तक। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, 10 जोड़ा गया था, 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के तहत, और यह है 51 के क में, ठीक है, 51 के क में मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? दीन ए इलाही की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया था अकबर ने। दीन ए इलाही की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? अकबर ने। अकबर के द्वारा किया गया प्रमुख कार्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अकबर ने सर्वप्रथम 1562 में याद रखना है, 1562 में दास प्रथा का अंत किया, साथ ही साथ हरम दल से मुक्ति हुआ 1562 में। उसके बाद 63 याद रखना है, 63 3 आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति किया था 63 में। अब तीर्थ यात्रा कर समाप्ति हो गया, उसके बाद 64 में जजिया कर भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है, 64 में जजिया कर भी समाप्त कर दिया गया 1564 में। उसके बाद है 1575 में इबादत खाना की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा, और 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश की घोषणा की गई थी। इबादत खाना में सभी धर्मों के प्रवेश दिया गया था 1578 में। उसके बाद दीन ए इलाही की घोषणा कब की गई थी? तो यह किया गया था 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा, और 1583 में इलाही संवत चलाया गया था, ठीक है, इलाही संवत अगर पूछा जाएगा तो यह चलाया गया था 1583 में, सभी याद रखिएगा।
तीर्थ यात्रा 63, 1562 में हरमदल से मुक्ति और दास प्रथा का अंत, 64 में जजिया कर से मुक्ति, जजिया कर समाप्ति किया, 1575 में इबादत खाना की स्थापना, 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश, दीन इलाही 1582 में, और 1583 में इलाही संवत शुरुआत किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य वंश ने किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया, यानी कि मौर्य के पहले कौन शासन कर रहे होते हैं, तो मौर्य के पहले जो है वो है नंद वंश। ठीक है, नंद वंश, मौर्य के पहले कौन सा वंश होता है, तो नंद वंश होता है। याद रखिएगा, हर्यक वंश, शिन मशुक शाह। ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद आता है नंद वंश, उसके बाद आएगा मौर्य वंश, हसीन मशुक शाह। ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद आएगा मौर्य वंश। तो पूछा था मौर्य वंश के पहले कौन सा वंश है, तो वो था नंद वंश। नेक्स्ट है गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी मृदुला सिन्हा। ठीक है, गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये है मृदुला सिन्हा। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति कब किया गया था, तो यह किया गया था वर्ष 1882 में। हंटर कमीशन नियुक्ति किया गया था 1882 में। क्यों किया गया था, तो यह जो संबंधित है शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है हंटर कमीशन। अच्छा, अगर बात किया गया है लॉर्ड रिपन का, तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल होता है 1880 से 1884 ईस्वी तक, 1880 से 1884 तक। और इन्होंने, लॉर्ड रिपन ने भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। जैसे इनके द्वारा लॉर्ड रिपन ने भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत करवाई थी। ठीक है, नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में। ठीक है, 1881 में नियमित जनगणना शुरुआत किया गया, वो लॉर्ड रिपन के द्वारा। उसी के साथ प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया 1881 में नियमित जनगणना एवं प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। 1882 का बात किया जाए तो 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की जाती है। हंटर कमीशन की नियुक्ति की जाती है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया जाता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त, हंटर कमीशन की नियुक्ति, ये दोनों काम 1882 में किया जाता है। 1883 से याद रखिएगा, 1883 में एक होता है इल्बर्ट बिल विधेयक। इल्बर्ट बिल विधेयक पारित किया जाता है लॉर्ड रिपन के द्वारा, और इसके विरोध में जो होता है श्वेत विद्रोह होता है। ठीक है, श्वेत विद्रोह होता है 1883 में ही, इल्बर्ट के समय में ही। इल्बर्ट बिल विधेयक लाने के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने श्वेत विद्रोह किया था 1883 में। ठीक है, और इन्हें भारत के क्षेत्र में भारतीयों के लिए अच्छे काम किए, इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक का संज्ञा दिया गया था। नेक्स्ट है कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है, तो यह है शुक्र, वेनस। ठीक है, इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सरकार के विभिन्न भागों के क्रियाकलाप का अनुमोदन कौन करता है, तो राज्य का स्टेट असेंबली का अध्यक्ष करता है। सरकार के विभिन्न विभाग के क्रियाकलापों का अनुमोदन करता है राज्य स्टेट असेंबली का अध्यक्ष। नेक्स्ट है हेलेंस्की किसकी राजधानी है, तो फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की। नॉर्वे का राजधानी है ओस्लो, स्वीडन का स्टॉकहोम, डेनमार्क का कोपेनहेगन। नेक्स्ट है किस वेद में कर्म कांड और बलि का वर्णन है, तो यह वर्णन है अथर्ववेद में। किस वेद में कर्म कांड और बलि का वर्णन है, तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट है देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था, तो यह हुआ था उत्तर प्रदेश में। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश में। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यह है कैस्पियन सागर। ठीक है, सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कैस्पियन सागर को टच करने वाले देश कौन कौन से हैं, तो ट्रिक याद रखिएगा, IKRAT। ठीक है, आई के रैट, I फॉर ईरान, K फॉर कजाकिस्तान, R फॉर रसिया, और A फॉर हो जाएगा अजरबैजान, अफगानिस्तान नहीं अजरबैजान, और T फॉर तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, याद रखना है ईरान, कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, ये सभी टच करता है कैस्पियन सागर को। विश्व का सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सी। नेक्स्ट है ड्यूरेंट लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा है, तो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान की। ठीक है, भारत एवं चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है, अब पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है ड्यूरेंट लाइन। मानव विकास के संगठक कौन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या देखा जाता है, तो स्वस्थ जीवन, शिक्षा एवं उपभोग तथा जीवन दशा। स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपभोग तथा जीवन दशा। नेक्स्ट है लोकनायक के नाम से किन्हें जाता है, तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जो बिहार से संबंधित है, 1942 में आज़ाद
सॉरी आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं। आज़ाद दस्ता का बुक है इनका प्रिजन डायरी, ठीक है, प्रिजन डायरी। इन्हें लोक नायक की संज्ञा दी गई है। संपूर्ण क्रांति प्रारंभ करते हैं वर्ष 1974 में, ठीक है, 1974 में संपूर्ण क्रांति लाते हैं और इन्हीं का प्रभाव होता है कि इंदिरा गांधी को आपातकाल की घोषणा करना पड़ता है। नेक्स्ट है गेंदा फूल है। गेंदा को बिहार का राजकीय पुष्प कब घोषित किया गया था? तो यह 2013 में घोषित किया गया था, ठीक है, राजकीय पुष्प 2013 में घोषित किया गया किसे? तो गेंदा को। गेंदा फूल है। बिहार में कितने महाजनपद का विस्तार था? तो टोटल 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में था। बुद्ध के यौवन का प्रतीक क्या था? यौवन का प्रतीक था साढ़, ठीक है, साढ़। चक्र है उनके, धर्म चक्र प्रवर्तन है, उनको ज्ञान देना जो प्रथम सारनाथ में उपदेश दिए थे वो उसका प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक था। गोगाबिल झील बिहार किस जिला में है? तो यह है कटिहार में। गोगाबिल झील बिहार किस राज्य में है? तो यह कटिहार में है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो राजमार्ग के विकास से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 4 महानगरों, प्रमुख महानगरों को जोड़ने की परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है राजमार्ग से। नेक्स्ट है एफला विष का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है कवक से। एफला विष का उत्पादन होता है कवक से। भारत में तटीय सीमा वाले राज्य कितने हैं? तो इसकी संख्या है 9। तटीय सीमा यानी कि कोस्टल एरिया वाला राज्यों की संख्या है 9, 5 पश्चिम में और 4 पूर्व में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 13 फरवरी याद रखना है जो सरोजनी नायडू का जन्म दिवस है वो उस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को मनाया जाता है हाथी दिवस। और अगर बात किया जाए 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अगर पूछा जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 नवंबर को सलीम अली का बर्थडे है और उस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, और यह डेट होता है सलीम अली जो कि एक प्रमुख पक्षी वैज्ञानिक थे, उनका जन्मतिथि थी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह होता है छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो यह होता है छोटी आंत में। मनुष्य में जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। अगर दांत का बात किया जाए तो ये 4 प्रकार के होते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। डेंटल फॉर्मूला याद रखिएगा 2 1 2 21 23, ठीक है, 21 23 और एक। नेक्स्ट है आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो यह करता है आइरिस। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि किसके कारण होता है? तो यह होता है पार्श्व विभाज्योतक के कारण। पार्श्व विभाज्योतक के कारण। प्राथमिक रंग कौन सा है? तो इसमें प्राथमिक रंग है रेड, ब्लू और ग्रीन, GBR, ठीक है, GBR, ग्रीन, ब्लू, रेड। अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? तो यह होता है जनन कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होगा? तो यह होगा जनन कोशिका में। सामान्य मानव रक्त कितना होता है? तो यह इसका pH वैल्यू जो होता है ब्लड का वो होता है 7.4, ठीक है। ब्लड का pH वैल्यू होता है 7.4 और यह थोड़ा क्षारीय होगा, ठीक है, थोड़ा क्षारीय यानी कि बेसिक होता है। रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है तो RBC जिम्मेदार होता है, ठीक है। रक्त में पाया जाने वाला RBC, ठीक है, RBC शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है कौन सा प्राणी समुद्रों में पाया जाता है? समुद्र में कौन सा प्राणी पाया जाता है? तो यह पाया जाएगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। अमीबा जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाता है क्या? तो वह कहलाता है अंतःकोशिकता। अमीबा जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःकोशिका। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है? तो छोटी आंत में। भोजन अंतिम रूप से पचता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो केला में प्रमुख रूप से विटामिन बी पाया जाता है। बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है केला में, ठीक है। नेक्स्ट है
मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है, पुनः विकसित यानी कि रीजनरेशन का पावर किस में होगा, पुनः विकसित होने का शक्ति किस में होगा यानी कि रीजनरेट होने का पावर होगा, वो होगा लीवर में। ठीक है, लीवर में यानी कि जिगर में। ऑप्शन हो जाएगा सी। पारिस्थितिकी शब्द को प्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है किसे, तो यहाँ पे याद रखिएगा पारिस्थितिकी शब्द जो प्रयोग किया गया था वो प्रयोग किया गया था अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा प्रयोग किया गया था। ठीक है, वही पारिस्थितिकी तंत्र अगर बोला जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी तंत्र से याद रखना है A.G. टेंसले। ठीक है, A.G. टेंसले। ठीक है, A.G. टेंसले। दोनों में कन्फ्यूजन होइएगा, कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा। अगर बोला जाएगा तंत्र, तो तंत्र को हिंदी में कैसे लिखिएगा, TANTRA। ठीक है, और टी से स्टार्ट हो रहा है तंत्र, तो टेंसले हो जाएगा। ठीक है, तंत्र, तंत्र का हो जाएगा टेंसले। और पारिस्थितिकी तो अर्नेस्ट हैकल, पारिस्थितिकी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था A.G. टेंसले ने। नेक्स्ट है सामान्यतः परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर होते हैं। न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है जिसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है यानी कि जीरो चार्ज होगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन इसके आउटर ऑर्बिट में सराउंड करते, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बाहरी कक्षा में, तो नाभिक में होगा वो होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है M कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होगा, तो KLM 2n स्क्वायर का फॉर्म का होगा। तो n के जगह पे रखेंगे 3, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 दूना हो जाएगा 18। नेक्स्ट है तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षा होगा। 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षा किस में होगा, तो वो होगा आर्गन में। क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी इनर्ट गैस के श्रेणी में है। ठीक है, कौन सा एक अजनबी गैस है, अजनबी गैस है जेनॉन। अजनबी गैस कौन सा है, तो यह हो जाएगा जेनॉन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है, तो हाइड्रोजन अणु में केवल एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, इसमें कितने परमाणु है, तो 4 हाइड्रोजन का, 1 नाइट्रोजन का, 1 क्लोरीन का, तो 4 और 2 6 परमाणु है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसमें कितने परमाणु हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 6। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना है, पानी यानी कि H2O कितना, तो 5 अणु का, तो 5 गुना हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 और 8 दूना की 16, 16 प्लस 2 18, 18 पचे 90, तो 90 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कौन नाभिकीय विखंडन में मादक का कार्य करता है, तो यह करता है भारी जल D2O। कल भी बताए थे ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिसमें ड्यूटेरियम भारी जल बनाता है D2O, और इसका जो जमने का बिंदु होता है वो होता है 3.8 डिग्री सेल्सियस। और अगर बात किया जाए वेट का, तो यह होता है 20, अनुभार होता है वो होता है 20। नेक्स्ट है कौन सा एक कटायन है, कटायन, कटायन एनायन, कटायन हो जाएगा इसमें अमोनिया, अमोनिया प्लस, बाकी जो होगा वो माइनस होगा। कार्बोनेट माइनस होता है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, नाइट्रेट माइनस होता है, अमोनिया NH4 प्लस होता है। कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है, तो जूल्स नियम, जूल्स नियम गैस से संबंधित नहीं है, बल्कि जूल्स का नियम H इक्वल टू होता है I² R/T। ठीक है, H इक्वल टू होता है I² R/T। हीट डिसिपिएट कितना करेगा ये बताएगा हमें, तो यह संबंधित है जूल्स का नियम से। बॉयल्स का नियम अगर बात किया जाए, तो बॉयल्स का नियम होता है P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V एट T इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि P प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर का। चार्ल्स का नियम का बात किया जाए, तो चार्ल्स का नियम बतलाता है, चार्ल्स का नियम भी जो होगा, चार्ल्स नियम भी जो होगा प्रोपोर्शनल होगा T के, भी प्रोपोर्शनल होगा T के, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी कि V1 T1 प्रोपोर्शनल होंगे। एवोगाड्रो का नियम बतलाता है V जो होगा प्रोपोर्शनल होगा N के, V प्रोपोर्शनल होगा N के, V प्रोपोर्शनल होगा N के, यानी कि V/N इक्वल टू होगा एक कांस्टेंट, V/N कांस्टेंट होगा। यहाँ से समीकरण निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा P × V इक्वल टू N
आर टी, ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट है किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंगिक अनुपात क्या होगा? विस्थापन तथा दूरी का आंगिक अनुपात क्या होगा? तो ये 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा। वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या जाती है? तो यह बतलाता है त्वरण। वेग और समय का ग्राफ यह क्या बतलाता है? ये वेग है और ये समय है, इसका ग्राफ जो देगा वो हमें त्वरण देगा, एक्सेलरेशन देगा। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध देता है? तो गति के 3 समीकरण होते हैं, जिसमें पहला है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट और लास्ट देखना है, तो यह वेग अंतिम वेग और समय के बीच बतलाता है। वही दूसरा अगर बात किया जाए तो यह बतलाता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है? हमारा स्थिति है और टी है समय है, यानी कि स्थिति और समय के बीच संबंध बतलाता है। गति का दूसरा समीकरण है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और थर्ड याद रखिएगा, थर्ड जो है वो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, याद रखना है। थर्ड जो है उसमें स्क्वायर है, ठीक है, दोनों तरफ। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सेकंड में हो जाएगा 2 स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट में है वी इक्वल टू ए प्लस ए टी, एकदम प्लेन है, वी इक्वल टू ए प्लस ए टी फर्स्ट। सेकंड में लास्ट में स्क्वायर लगेगा, थर्ड में आगे और पीछे दोनों में स्क्वायर है। ऐसे याद रख सकते हैं आप तीनों समीकरण को। और तीनों समीकरण में किसके किसके बीच रिलेशन है? तो फर्स्ट और लास्ट के बीच। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकंड है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध देता है कि प्रकृति में अकेला कभी नहीं होता है। क्या प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है? तो बल जब भी होगा पुलिंग एंड पुशिंग, ऐसे ही बोलते हैं, पुलिंग एंड पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि खींचना या धकेलना, दोनों में से एक चीज होगा तभी बल लगेगा, यानी कि बल कभी भी अकेला नहीं होता है। बल प्राकृतिक में कभी भी अकेला नहीं होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो वह कहलाएगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थिति या उसके विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो यह है हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यहाँ पे याद रखना है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ऑप्शन हो जाएगा बी। चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है? तो 2.34 किलोमीटर पर सेकंड होगा, 2.34 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन हो जाएगा बी। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह कार्य करता है वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पे, ठीक है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा रीजनेबल। वन ऑफ द इशू विच वेयर डिस्कस्ड इन द मीटिंग वाज राइज्ड बाय सैंकी, ठीक है, वन ऑफ द इशू विच वेयर डिस्कस्ड इन द मीटिंग वाज रेज्ड बाय सैंकी, डिस्कस्ड होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। प्रीजर्वेंस PREZERVERANC, प्रीजर्वेंस, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंगफुल ऑफ द वर्ड। एल्यूर मीन्स होता है टेम्प्ट, एल्यूर मीन्स लुभाना, टेम्प्ट करना। नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डिटेस्ट का अपोजिट होगा लाइक, डिटेस्ट अपोजिट हो जाएगा लाइक, यानी कि लाइक मीन्स पसंद करना, डिटेस्ट मीन्स होगा घृणा करना। संयोजी उत्तक जो वसा को संचित करता है वो है एडिपोज उत्तक, वह संयोजी उत्तक जो वसा को संचित करता है वह है एडिपोज उत्तक। नेक्स्ट है ये सब मैथ है, आप बना लीजिएगा। यदि एक वस्तु की लागत मूल्य 26 रुपये है, 15% लाभ पर बेचा जाएगा, तो 26 गुने 115/100, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 29.90। फिर कहता है एक 100 मीटर लंबे रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितना समय लगा? तो समय इक्वल टू हो जाएगा दूरी बटा चाल 100/20 गुने 5/18, ठीक है, तो 20 बचे 100, 5 से 5 और ये हो जाएगा 18 सेकंड। नेक्स्ट है किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर पूर्ण वर्ग संख्या हो? तो ये 6155 के नज़दीक में देखेंगे और जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उससे घटा देंगे, ठीक है। कौन सा भिन्न का मान सबसे अधिक है? तो भिन्न को कैलकुलेट कर लेना है, तो ये हो जाएगा 14/13। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, x स्क्वायर, ये कैलकुलेशन के बाद आएगा आंसर 3। नेक्स्ट है साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा? साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा गया है, तो अधिकतम मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि साइन 90 का वैल्यू 1 होगा और -1 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। कितने मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर पर
3 महीने के लिए जमा राशि पर मिश्र धन 2025 रुपये हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000 रुपया। ठीक है, ABC पैसा बांटना है, ये भी कर लीजिएगा 6, 2, 3। यदि एक घन के पृष्ठ की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना होगा? तो पृष्ठ क्षेत्रफल 6L² होता है, यानी कि L² यानी कि 50 + 50 + 50 × 50/100 यानी कि यह हो जाएगा 125। 70,000 रुपये का स्टॉक को 2% की दर से कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1400 रुपया। नेक्स्ट है, भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल द्रविड़। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर हैं राहुल द्रविड़। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो ये हैं CR पाटिल। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय है जिनेवा में। नेक्स्ट है, खबरों में रहा हिंदू सिख तीर्थ स्थल मणिकर्ण किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। खबरों में रहा हिंदू सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकर्ण किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, सिनबैक्स फर्स्ट एक्सरसाइज 2024 किन 2 देशों के बीच हुआ? तो भारत और कंबोडिया के बीच हुआ। सिनबैक्स एक्सरसाइज 2024 भारत और कंबोडिया के बीच हुआ। संज्ञान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। रेलवे सुरक्षा बल हेड जो है अभी मनोज यादव हैं। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक जो है वो है 39। ठीक है, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो वो है 39। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भारत का रैंक कितना है? तो वो है 8वां। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भारत का रैंक कितना है? 8वां। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा अपना भारत। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी करेगा अपना भारत। KP शर्मा ओली किस देश के PM हैं? तो ये है नेपाल के। KP शर्मा ओली नेपाल के PM थे। नेक्स्ट है, पशु जिसका अंकन मुहर पर हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के समय का नहीं पूछा गया है, तो यह है गाय घोड़ा और ऊँट का। भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो भारत में स्थित है वो है राखीगढ़ी जो स्थित है हरियाणा में। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जबकि गोत्र प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है अथर्ववेद में। देखिए, गोत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में और गोत्र प्रथा का अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया गया अंतिम व्यक्ति कौन सा था? तो वह सुबुद्ध। गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध, और बुद्ध के समय में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था वो था देवदत्त। जीवन की अंतिम ऋतु गौतम बुद्ध ने बिताई थी वैशाली में। नव नालंदा विहार प्रसिद्ध है पाली अनुसंधान के लिए। महामस्तिष्काभिषेक जैन धर्म बाहुबली ऋषभदेव के पुत्र थे। महामस्तिष्काभिषेक जैन धर्म बाहुबली ऋषभदेव के पुत्र थे। पारसी के पूजा गृह एवं ग्रंथ अग्नि मंदिर एवं जिंद अवस्था कहलाता है। पारसी का पूजा गृह अग्नि मंदिर कहलाता है एवं ग्रंथ है जिंद अवस्था। यहूदी के पूजा गृह है सिनेगॉग और ग्रंथ है तोरा। ठीक है, हीनयान महायान का विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। हीनयान और महायान का विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। हिंद यूनान डेमेट्रियस था। रुद्रदामन शक पहलगौ पहलव गोडे फर्निज कुषाण विम कटफेसियस। ठीक है, मगध साम्राज्य हसीन मशुकसा ये क्रम है मगध साम्राज्य का। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग, कन्नव, सातवाहन वंश। चौथा शिलालेख अशोक के चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धाम घोष का वर्णन किया गया है। अशोक के चौथा शिलालेख में। 14वां शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने का अधिकार दिया गया है। 10वां शिलालेख में उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे ऐसा वर्णन किया गया है 10वां शिलालेख में। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट और शिष्टाचार का वर्णन है। अब यह है मठ के बारे में। नामदार्लिंग मठ मैसूर में स्थित है। नामदार्लिंग मठ मैसूर में है। मिंदरार्लिंग मठ देहरादून में है। न्यांगमल मठ हिमाचल प्रदेश में है और तब्बो मठ हिमाचल प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। 2 बार अश्वमेध कौन करवाया था? तो 2 बार अश्वमेध करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध करवाए। 4 बार अश्वमेध कौन करवाया था? तो वो करवाया था प्रवरसेन प्रथम ने। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम ने 4 बार अश्वमेध करवाए। मौर्य नगर का कोतवाल कहलाता था क्या? तो पौर। मौर्य नगर का कोतवाल कहलाता था पौर। अशोक स्वयं को मगध का सम्राट कहा था भाब्रू स्तंभ लेख में। ठीक है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था भाब्रू स्तंभ लेख में। नेक्स्ट है, चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था वो था राजाराज प्रथम ने। चोल शासक जिसने श्रीलंका के सिर्फ उत्तरी भाग को जीता वो है राजाराज प्रथम। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दिया और सिंघल को दामाद बना लिया वो था कुलोत्तुंग प्रथम। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले पहले शासकों को वत्सराज, प्रतिहार, ध्रुव, राष्ट्रवंश एवं अंतिम चरण थे। प्रतिहार की ओर से मिहिर भोज, राष्ट्रकूट की ओर से कृष्ण तृतीय एवं पाल की ओर से नारायण पाल त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतिम
चरण में शामिल हुए थे। गजनी का प्रथम आक्रमण का बात किया जाए तो 1000 ईस्वी में जयपाल ने, गजनी का प्रथम आक्रमण 1000 जयपाल ने किया था। 1025 में भीमदेव प्रथम ने, 1027 में जाटों ने। गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तानों ने, गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान ने, दूसरा 1178 में पाटन, और वहाँ पे के शासक होता है भीम द्वितीय, ठीक है। अंतिम आक्रमण 1205 में खोखर जनजातियों के विरुद्ध। वर्धन वंश के संस्थापक है पुष्यभूति वर्धन, वर्धन वंश के संस्थापक है पुष्यभूति वर्धन। नेक्स्ट है किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, तो हर्षवर्धन हर्षचरित्र के लेखक हैं, हर्षवर्धन ने नहीं की थी, तो PNR याद रखना है, PNR के लेखक है हर्षवर्धन, ठीक है। PNR प्रियदर्शिका, नागनंदन और रत्नावली, ठीक है। नीति शतक के लेखक है भरतहरि, नीति शतक के लेखक है भरतहरि। नेक्स्ट है गैगोंड चोलपुरम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो राजेंद्र प्रथम ने किया था गैगोंड चोलपुरम की स्थापना। राजा राज प्रथम श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार के साथ किया था, ठीक है। कोलुतंग प्रथम श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दिया और अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार के साथ किया था। शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को विजय प्राप्त की वह था राजा राज प्रथम, जिसने श्रीलंका के सिर्फ उत्तरी भाग को प्राप्त किया राजा राज प्रथम। नर्मदा का युद्ध पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य कब हुआ था, तो यह हुआ था 618 ईस्वी में। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध होता है नर्मदा का युद्ध 618 ईस्वी में। भारवी किसके दरबार में रहते थे, तो भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। महेंद्र वर्मन के दरबार में रहते थे मत विलास प्रहर्षण, महेंद्र वर्मन के दरबार में रहते थे मत विलास प्रहर्षणम। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे दस कुमार चरित्र, जिसके लेखक हैं दांडी, दस कुमार चरित्र के लेखक हैं दांडी, जो रहते थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में। अपराजित वर्मन अंतिम शासक रहते हैं, अपराजित वर्मन। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर एवं विक्रमांक चरित्र के लेखक विल्हन किस वंश के दरबार में रहते थे, तो कल्याणी के चालुक्य के दरबार में। विज्ञानेश्वर एवं विल्हन कल्याणी के चालुक्य के दरबार के दरबारी थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले कौन वंश शामिल नहीं थे, तो PPR याद रखना है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। PPR पाल शासक धर्मपाल, प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। पाल शासक धर्मपाल, प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने इसमें भाग लिया। अमोघ वर्ष ने जिन्होंने तुंगभद्रा में जल समाधि ली थी किस वंश से संबंधित थे, तो यह थे राष्ट्रकूट वंश से, ठीक है। अमोघ वर्ष जिन्होंने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ली थी वो थे राष्ट्रकूट वंश से। चोल काल में सोने के सिक्का को क्या कहा जाता था, तो चोल समय में सोना का सिक्का को कलंजू कहा गया था, ठीक है, कलंजू। चोल काल में भूमिकर उपज का कितना था, तो 1/3 भाग हुआ करता था। चोलकालीन भूमिकर जो था वो 1/3 था। अग्निकुंड से उत्पन्न वंश कौन नहीं थे, तो वो थे बेंगी के चालुक्य। अग्निकुंड से उत्पन्न वंश नहीं थे, बेंगी के चालुक्य। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, जिसमें गौरी विजय होता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी जीत जाता है और जयचंद हार जाता है। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में, 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और यलदौज हार जाता है, ठीक है। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में। नेक्स्ट है कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। गजनी को यामिनी वंश, गौरी में मोहम्मद गजनी यामिनी वंश से संबंधित है, मोहम्मद गौरी शासवनी वंश से। जयसिंह सिद्धराज का संबंध है सोलंकी वंश से और इल्तुतमिश का संबंध है शमसी वंश से, ठीक है। इल्तुतमिश का संबंध है शमसी वंश से। कौन सा वंश कश्मीर से संबंधित नहीं था, तो यह था चंदेल वंश। कारकोट, उत्पर और लोहार ये सभी कश्मीर से संबंधित है। चंदेल वंश का संबंध दक्षिण भारत से था। अल्हा उदल सेनापति किसके दरबार में रहते थे, तो अल्हा उदल परमादित्य देव के दरबार में थे, परमाल देव के दरबार में। अल्हा उदल किसके दरबार में थे, तो परमाल देव के दरबार में, राजा परमाल के दरबार में, राजा परमाल के दरबार में थे आल्हा और उदल। खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ, तो यह हुआ 1518 में। खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ 1518 में। नेक्स्ट है निम्न में सुमेलित करना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, देखिए 3 सूर्य मंदिर याद रखना है। कोणार्क का जो उड़ीसा में स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण लीलादित्य मुक्तापिंड के द्वारा। कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण लीलादित्य मुक्तापिंड के द्वारा। मढ़ौरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में स्थित है उसका निर्माण सोलंकी भीमदेव के द्वारा किया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है जिसे नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर
लीलादित्य मुक्तापिंड के द्वारा। मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी भीमदेव के द्वारा बनवाया गया था। नए संवत चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यह दिया जाता है कनिष्क को। कनिष्क ने शक संवत जारी किया था। शक संवत 78 ईस्वी में शक संवत जारी किया कनिष्क ने। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सुमेलित है? गजनी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में जयपाल के मध्य, ठीक है, जयपाल के मध्य किया था 1000 ईस्वी में। गजनी का प्रथम आक्रमण 1000 में जयपाल के विरुद्ध। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में, उस समय वहां का शासक होता है वो है भीम प्रथम। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में, शासक होता है भीम प्रथम। 1008 में वह हिंद युद्ध करता है आनंद पाल के साथ। गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान में। गौरी के द्वारा प्रथम आक्रमण किया जाता है 1175 में मुल्तान में। गौरी का दूसरा आक्रमण होता है 1178 में पाटन में, जहां पे भीम द्वितीय शासक होता है, ठीक है, भीम द्वितीय। 1025 में है भीम प्रथम और 1178 में है भीम द्वितीय। ध्यान देना है, जब सोमनाथ मंदिर पर गजनी का आक्रमण होता है तो 1025 में, और उस समय वहां होता है भीम प्रथम। जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है 1178 में, तो पाटन गुजरात में, वहां का रूलर होता है भीम द्वितीय। अंतिम आक्रमण मोहम्मद गौरी का 1205 में खोखर जातियों के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, किस वंश ने अपना शिलालेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया? वो था सेन वंश। वह वंश जिसने अपना शिलालेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया वह था सेन वंश। जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का हरण किसने किया था? तो वो किया था पृथ्वीराज ने। जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का हरण किया था पृथ्वीराज ने। कौन हर्षवर्धन से संबंधित नहीं थे? तो वो था देवगुप्त। हर्षवर्धन के पिता थे प्रभाकर वर्धन, माता थी यशोमता और बहन थी राजश्री, ठीक है। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती और राजश्री बहन थी। देवगुप्त हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, गज सेना का प्रमुख स्कंदगुप्त था। गज सेना का प्रमुख स्कंदगुप्त। पुलिस अधिकारी चाट दंडापासिक, अश्वसेना प्रधान कुंतल और प्रधान सेनापति सिंहनाद। नेक्स्ट है, गजनी के दरबारी कौन थे? तो याद रखना है FUFA, ठीक है, फारूकी, A फॉर फारूकी, U फॉर उतबी, F फॉर फिरदौसी, A फॉर अलबरूनी, फूफा। याद रखना है, गजनी के दरबारी करीबी कौन थे? तो फूफा थे। F फॉर फारूकी, उतबी, फिरदौसी और अलबरूनी, तो हो जाएगा ऑल, सभी थे। नेक्स्ट है, कौन सा गौरी के गुलाम नहीं थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम नहीं थे। कौन? तो इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं था बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है। बख्तियार खिलजी, ऐबक, यलदौज, कुबाचा, ये सभी मोहम्मद गौरी के गुलाम होते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार पर कब आक्रमण किया? तो 1225 ईस्वी में। इल्तुतमिश के द्वारा बिहार पर आक्रमण कब किया जाता है? तो 1225 में। 1496 में सिकंदर लोदी ने बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? तो दरिया खां नुहानी को, ठीक है। 1496 में सिकंदर लोदी ने बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था दरिया खां नुहानी को। नेक्स्ट है, 1529 में किसे पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी? तो नुसरत शाह को। 1529 में किसे पराजित कर शेरशाह ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी? तो नुसरत शाह को। बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया गया? तो 1575 में। 1575 में बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। पटना का नाम अजीमाबाद किसने किया? तो औरंगजेब ने। पटना का नाम अजीमाबाद किया था औरंगजेब के द्वारा। सारण एवं चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था बिपिन बिहारी ने। सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह जो हुआ उसका नेतृत्व किया गया था बिपिन बिहारी के द्वारा। पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था वर्ष 1931 में। पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो यह हुआ 1931 में। 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन, बिहार में किसान सभा 1929 में। 1936 में अवध किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1934 में हुआ था। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो यह हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। और बाबू कुंवर सिंह से जो युद्ध करने वाले अंग्रेज थे, याद रखना है, डनवर, आयर्स, डगलस और ली ग्रांट के युद्ध के फलस्वरूप 23 अप्रैल 1858 को 23 अप्रैल 1858 को युद्ध करते हैं, और इसीलिए 23 अप्रैल 1858 को विजय दिवस, बिहार ने विजय दिवस मनाने की घोषणा की है। 23 अप्रैल 1858 को विजय दिवस मनाने की घोषणा किया है बिहार सरकार। किस एक मुगल बादशाह का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में होता है। 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने किसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था? तो मुर्शीद कुली खान को। 1701 में औरंगजेब ने किसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया? मुर्शीद कुली खान को। बांडीवास का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यह था मीर कासिम। बांडीवास का युद्ध कब होता है? तो यह
होता है 1760 में। 1760 में बांडीवास का युद्ध होता है। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वो है मीर कासिम। नेक्स्ट है 1856 में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मुजफ्फरपुर में। लोटा विद्रोह का कारण क्या था? तो जो कैदी थे उन्हें पित्तल के लोटा के जगह पे क्या तो मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा, जिसके कारण उन्होंने लोटा विद्रोह किया मुजफ्फरपुर के कैदियों ने। कौन विद्रोह? 1857 के विद्रोह के बाद हुआ। 1857 के बाद का विद्रोह कौन सा हुआ? तो यह है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन, ठीक है। ताना भगत आंदोलन कब हुआ? तो यह हुआ 1914 में। नील विद्रोह कब हुआ? तो नील विद्रोह हुआ 1854 में। संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में। कोल विद्रोह हुआ 1831 में। कोल विद्रोह 1831, संथाल विद्रोह 1855-56, ताना भगत 1914, नील विद्रोह 1854। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुंडो के साथ कौन नहीं लड़ा? तो यह था आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का समय जो होता है वो होता है प्लासी के युद्ध के समय। प्लासी के युद्ध के समय होता है आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के समय यानी कि 1757 में जो शासक होता है मुगल वो है आलमगीर द्वितीय। शाह आलम द्वितीय है बक्सर के युद्ध में त्रिकूट सेना यानी कि मुगल रूलर शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम एवं अवध का नवाब शुजाउद्दौला ने मिलकर साथ लड़ा था। 1946 में बिहार विधानसभा में चुनाव और दल में सीटों की संख्या चुने। 1946 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस को 98 सीट, मुस्लिम लीग को 34 सीट, मोमिन को 5 सीट और निर्दलीय को 12 सीट मिले थे। तो ये कुछ आज का टेस्ट का समरी हो रहा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।